हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को। लेकिन क्यों कहते हैं, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सही आंसर यहाँ पर है हाइड्रोजन, नो डाउट। हीलियम नहीं, मीथेन नहीं और ना ही ऑक्सीजन। लेकिन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, इसका जो ऊष्मीय मान होता है। एक तो चीज होती है ऊष्मीय मान, है ना। ऊष्मीय मान क्या होता है, ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, ये चीज। इसके अलावा अगर हम देखें तो अवशिष्ट के रूप में क्या बनता है, अवशिष्ट के रूप में इससे बनता है H2O, जो कि हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। वहीं अगर आप बाकी फ्यूल की बात करो, और यही दो रीजन है, पहला ये और दूसरा ये जो दो मेन रीजन है, इसकी वजह से इसे कहा जाता है फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल, यही रीजन है कि जिसकी वजह से इनको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। ठीक है। बाकी अगर आप देखो, जैसे आप पेट्रोल को देखते हो, ठीक है, पेट्रोल डीजल को देखते हो, है ना। तो इन सभी में क्या कहता है, हानिकारक जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं ह्यूमन के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। अधिकतम ईंधन मान, ईंधन मान मतलब ऊष्मीय मान। अगर आपसे पूछते हैं ईंधन मान या आपसे पूछते हैं ऊष्मीय मान, क्योंकि ऊष्मीय मान जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा ईंधन कहलाएगा वो, है ना, उतना ही अच्छा ईंधन मान होगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होता है CNG, और इसके नीचे होता है LPG, है ना। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो, पेट्रोल डीजल एक अलग चीज है। पेट्रोल डीजल ये एक अलग चीजें हैं, जैसे कोयला हो गया, मतलब कोल वगैरह, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन ये क्या कहलाती हैं, इन्हें हम बोल देते हैं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। इन्हें कई तरीके से इनको क्या बोला जाता है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इन्हें स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो इनका जो ऊष्मीय मान होता है इस तरह से मेजर करते हैं। ओके, यहाँ पर ईंधन मान अधिकतम किसका होगा, हाइड्रोजन का। ओके, सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। अब जो ईंधन मान होता है या ऊष्मीय मान होता है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं कितनी ऊर्जा आपको प्रति किलोग्राम से मिली। मतलब कि 1 किलोग्राम पदार्थ कितनी ऊर्जा दे सकता है, उसे उस पदार्थ का ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगर यहाँ पर MKS ले रहे हो तो यहाँ पर भी MKS होगा। मतलब कि प्रति किलोग्राम, पर किलोग्राम ईंधन द्वारा प्रदान ऊर्जा। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं ऊष्मीय मान। ठीक है, याद रखना है ऊष्मीय मान। और सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन किसका है। वही पूछ लिया आपसे, प्रति ग्राम और मोचित ऊर्जा, मतलब कि आपसे बोला गया किलोजूल प्रति किलोग्राम, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये तो होता है ऊष्मीय मान। ठीक है, ऊष्मीय मान, और ऊष्मीय मान सर्वाधिक किसका होता है, हाइड्रोजन का। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन थे। न्यूनतम मतलब सबसे कम क्रियाशील, मतलब अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कौन सी होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं इनर्ट गैसेस, है ना। मतलब 18 18 ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो होते हैं। अब देखो, संक्रमण तत्व होते हैं क्या, नहीं होते। क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु नहीं होते, ये कैसे होते हैं, सेकंड में आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्कृष्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस, यही होते हैं। क्या होता है, यही आते हैं 18 ग्रुप में। ओके, क्षारीय धातुएं नहीं होती, ये फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है। क्षारीय धातुओं का, क्षारीय धातुएं मतलब कौन से होते हैं, क्षारीय धातुएं मतलब फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या 1A समूह की बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। कमरे के ताप पर अति स्थिर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि कमरे के ताप पर अति स्थिर है। ठीक है, कमरे के ताप पर वाष्पीकृत होते हैं, नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना किसका होता है, ये तो अधातुओं का गुण होता है, तो ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं, मतलब त्यागना धातुओं का गुण होता है, मतलब पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं।
जितनी भी धातुएं होती हैं वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करते हैं? जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक क्यों होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्यों होती है? मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता के बारे में आपसे पूछा क्यों होते हैं? इनका गलनांक कम होने के कारण नहीं, उच्च तनन सामर्थ्य के कारण। मतलब ये किस चीज की बात कर रहे हैं? तन्यता की नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बिल्कुल, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश जो होता है संयोजी कोश, या फिर हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, इसमें क्या होते हैं? फ्री वैलेंस मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। ठीक है ना, इनमें क्या होता है? विद्युत का चालन संभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने में समाहित करने की प्रवृत्ति, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, है ना। आप ये बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो, आवर्त कहलाता है ये होता है आवर्त। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आवर्त। और अगर हम इनकी बात करते हैं ऐसा, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समूह। ठीक है, तो आप यहां से इस तरफ गए, इधर से इधर गए। अब यहाँ पर आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तरह की शो होगी, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? बढ़ जाएगी। अब मैं बताता हूँ ये बढ़ती क्यों है। आप सभी ने पढ़ा कि बढ़ क्यों गई। देखो क्या हुआ, एक तरफ आप लेते हो लिथियम, ठीक है, लिथियम लिया जिसका होता है 3, दूसरी तरफ आपने लिया बोरोन जिसका होता है 5। अगर आप देखो तो ये क्या होता है? ये 3 ए में 1 ए में आता है ये, और ये आता है 3 ए में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप देखते हो, यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाद वाले में 1 होगा, और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 3। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोटॉन की संख्या होती है 5, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 3। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो केंद्र में दोनों के ही 5 प्रोटॉन हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो इस कोष में लगने वाला बल 3 प्रोटॉन के कारण है। लिथियम के आयन में 3 प्रोटॉन के कारण है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिथियम की, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरे कोश में जो ये सेकंड बार है, ये है के और ये है एल। तो एल कोष में जितना भी फोर्स लग रहा है या आकर्षण बल लग रहा है प्रोटोनों के द्वारा, वो सभी जगह पर समान होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या कितनी? 3। अब यहाँ पर भी कोष कितने हैं? 2। यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या है 5। तो 3 प्रोटोनों के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है एल में, वो 5 प्रोटोनों के द्वारा जो बल एल में लगाया जाएगा वो कम होगा। समझ रहे? कहने का मतलब ये है, इधर पर अगर आप देखो 5 प्रोटॉन हैं एक तरफ, आपके पास में 5 प्रोटॉन के द्वारा जो आकर्षण होता है, आकर्षण वो ज्यादा होता है किसके द्वारा? 3 प्रोटॉन के, 3 प्रोटॉन द्वारा आकर्षण बल के। ठीक है ना, ऐसा होता है। अब यही रीजन है, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, नो डाउट, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है पहले कोष को फिल करते हैं, इस कोष को फिल करेंगे, 6 आ जाएंगे तब भी इसी कोष को फिल करेंगे, 7 8 तक इसी कोष को ये फिल करेंगे। अगर आप नाइट्रोजन में जाओगे तब भी, नाइट्रोजन में जब जाओगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोष नहीं बदला, 7 प्रोटॉन के द्वारा आकर्षण लगाया जा रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी इसलिए। ठीक है ना, जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु की अगर आप बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आयन बनाता है। क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जब आप पहले में आओगे तो यहाँ पर 2 8 3, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग सकता है। इसके बाद जब आप दूसरे में आओगे तो दूसरे में कितना है? 2 8 1, यहाँ पर पूछा है नहीं रखता है। ठीक है,
यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, +3 +2 +1 हो सकता है इसका। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, मतलब कि इसकी केवल +1 हो सकती है। जब यहाँ आए तो ये किस चीज का हो गया, ये है इनर्ट, 8 है। ठीक है, 8 है, मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, एक तो होती है मैक्सिमम और एक होती है मिनिमम। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है समूह संख्या के बराबर, समूह संख्या के बराबर। ठीक है, मतलब कि 6, अगर यहाँ पर आप देखो तो 6 होनी चाहिए। और दूसरी दूसरी क्या होती है, माइनस करते हैं, मतलब कि समूह संख्या -8, मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 - 8 मतलब कि -2, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन देने से ज्यादा अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना, इसलिए ये वाली ज्यादा स्थायी होगी, ये वाली नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना किस चीज का गुण होता है, अधातुओं का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी +3। लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करते हो तो 3 - 8 -5 होगी, लेकिन इनके बीच की भी ये शो कर सकता है, मतलब -6, -6 नहीं, यहाँ पर +2 कर सकता है, +1 कर सकता है, 0 और -1 -2 -3 -4, है ना, ये सब होती है। लेकिन मेनली क्या करता है, +3 और -5, क्योंकि इसी के द्वारा उसे अष्टक मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेंथेनम की परमाणु संख्या कितनी है? लेंथेनम मतलब होता है लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स सीरीज स्टार्ट होती है इससे। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट। अब जो लेंथेनाइड होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। ठीक है, अगर आप लेंथेनाइड में जाओ तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट। और कई बार ये पूछा जाता है कि इनर ट्रांस ये जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं, इनर ट्रांजिस्टिक एलिमेंट, वो कौन से होते हैं? तो इनको कई बार अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इसमें होते हैं टोटल 14 तत्व और इसमें होते हैं टोटल 14 तत्व। तो जो टोटल नंबर होता है इनका अंतः संक्रमण तत्व का, ये कितना होता है, 14 + 14 = 28। ठीक है ना, ये चीज भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये पढ़ना है। आपसे पूछा है लेंथेनम, लेंथेनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व, जो पहला तत्व होता है, पहला तत्व ये कौन सा होता है, ये होता है लैंथेनम, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 57, 57। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम धातु का संग्रहण निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। सोडियम धातु को आप कैसे रखते हो, केरोसिन में डुबोकर, अमोनिया में, जल में या हवा में? किस में रखोगे, अमोनिया में। क्यों रखते हो, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील, है ना, इस वजह से। अगर आप इसे वायु में रखोगे या पानी में रखोगे तो ये रिएक्शन करके जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो पीले रंग को जब भी आप पाना चाहो तो आपको सोडियम का इस्तेमाल करना है। स्ट्रोंसियम से रेड निकलता है। इसी तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, कॉपर की आप बात करते हो तो कैसा निकलता है, ग्रीन, ग्रीन ब्लू, है ना। वहीं अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हो तो कैसा निकलता है, वाइट। तो ये कुछ है जो कि आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कार्बन को जलाओगे तो कैसा निकलेगा, ऑरेंज, मतलब नारंगी। देखने पर लगता है कि ब्लैक निकलेगा और नारंगी निकलता है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीले लैंपों में किस चीज का किया जाता है, सोडियम में। और जो नियॉन होता है, नियॉन का उपयोग किस में किया जाता है, नियॉन गैस का जो ऐड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में। ठीक है, किसका किया जाता है, नियॉन का। ये चीज आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किसे
आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अब देखो, जो दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। किससे जाना जाता है वॉशिंग सोडा के रूप में? आपको याद रखना है Na2CO3, है ना, ये होता है जो जिसे कि आप वॉशिंग सोडा के रूप में जानते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक काम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये चूना होता है, चूना या संगमरमर, ठीक है ना। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्पल में, क्वेश्चंस में, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद होना चाहिए। अगला, धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है? धोने का सोडा ही तो होता है क्या? धोने का सोडा होता है धावन सोडा या वॉशिंग, धावन या वॉशिंग सोडा, जो हमने अभी पढ़ा था Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना है आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 713। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 714। आपसे ये पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, मतलब Na2CO3 को सामान्यतः कैसे हम जानते हैं, किस रूप में हम जानते हैं, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइम नहीं, लाइम नहीं होता। देखो, लाइम क्या होता है? लाइम होता है CaO हो गया, या फिर CaOH होल ट्वाइस, इन्हें हम लाइम बोल देते हैं ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम Na2CO3 की बात करते हैं तो क्या होता है? सोडा, ठीक है, याद रखना है आप। Na2CO3 को हम सोडा के रूप में जानते हैं, और ये लाइम होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धो रहे हो आप, कपड़े आप कभी भी कठोर जल में नहीं धो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर कठोर जल है तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा। तो कठोर जल को आप नरम जल बनाओगे, मतलब कि कठोर को मीठे जल में आप कन्वर्ट करोगे, इसलिए आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हो। क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ऑप्शन है पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, बिल्कुल नहीं। पकाने के लिए नहीं, पकाने के लिए तो आप कर ही नहीं सकते हो कठोर जल का या वॉशिंग सोडा का उपयोग। तो सही आंसर क्या है? कठोर जल को नरम करने के लिए, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? आपसे पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग मतलब खाने का सोडा, इसे ही बोलते हैं। देखो, इसके दो नाम होते हैं, ठीक है। एक तो होता है खाने के सोडा के तौर पर आप इसे बुला सकते हो, क्या बुला सकते हो? एक बुला सकते हो आप बेकिंग सोडा को ईटिंग सोडा बोल सकते हो, मतलब खाने का सोडा, है ना, खाने का सोडा बोल सकते हो। दूसरा, आप एक और चीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? स्वीट सोडा, है ना, स्वीट सोडा मतलब मीठा सोडा होता है, मीठा सोडा, ठीक है, दो नाम आप इसके बोल सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो देखो आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, दूसरा आप देखते हो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर आता है पोटेशियम बाई कार्बोनेट KHCO3, और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही, बेकिंग सोडा है। सोडा एस किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि सोडा एस क्या होता है? देखो, सोडा एस किसे कहते हैं? हम कहते हैं वॉशिंग सोडा को। जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, इसे हम बोल देते हैं सोडा एस। और वॉशिंग सोडा को ही हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? धावन सोडा, हिंदी में से बोलते हैं धावन सोडा। क्या होता है ये? Na2CO3, ठीक है ना, आपको ये चीज याद रखनी है। सोडा लाइम, हम सोडा लाइम भी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है क्या होता है सोडा लाइम। और बेकिंग पाउडर, देखो जो बेकिंग पाउडर होता है ना, अगर हम बात करते हैं, तो जो बेकिंग पाउडर होता है वो मेनली एक तरह का मिश्रण होता है, समझे, जिसमें कि बेकिंग सोडा जुड़ा हुआ होता है, उसका मिश्रण होता है मेनली, अगर हम देखें। अब एक चीज आपको देखनी है, जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम क्या होता है? देखो, सोडा लाइम में आप अगर देखो तो NaOH, एक चीज ये, और दूसरी चीज जो आप ऐड करोगे वो करोगे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। देखो, लाइम क्या होता है? लाइम हमने देखा, लाइम क्या होता है? लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस और CaO, इन्हें हम लाइम बोल देते हैं। अब सोडा लाइम, तो ये क्या होता है? ये होता है सोडा, कास्टिक सोडा, और ये होता है लाइम, ठीक है।
इसे हम क्या बोलते हैं? सोडा। मतलब कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। ठीक है, ये होता है कास्टिक सोडा। समझ गए? और ये है लाइम, तो इसे हम दोनों को मिलाकर बोल देते हैं सोडा लाइम। ओके, चलिए। अब इसका जो एक कंबाइन फॉर्मूला होता है वो भी आप याद कर लीजिए। वो होता है आई थिंक CaHNaO3 होता है, नहीं सॉरी O2 होता है ना। ये ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला किस चीज का? सोडा लाइम का। जिस तरह से आपसे इनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, सोडा लाइम का भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, या एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था? मीठा सोडा, इसे ही बोलते हैं स्वीट सोडा। ठीक है, यही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3 या NaHCO3। तो क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 719। जब सोडियम बाई कार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब NaHCO3, इसको आपने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तब क्या बनेगा? आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, जब आप इसको बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर दो अणु आपको लेने हैं, और H2O निकलने के बाद क्या बनेगा? Na2CO3। ठीक है, बन गया। ओके, संतुलित है ना? दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर हैं, यहाँ पर छह, यहाँ पर। ठीक है, इसको दो और कर दोगे तो आ जाएगा। मतलब इसे संतुलित कर लेना। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है H2O, मतलब पानी, मतलब वाटर निकल रहा है। और साथ में क्या निकल रहा है? साथ में निकल रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो जब भी इस तरह की चीज निकले ना, दो चीजें निकलती है, एक तो होता है जल और एक होता है CO2। अब अगर आप CO2 को निकाल देते तो NaOH बनता, जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है NaOH का। क्षार गर्म करने पर क्षार नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? क्योंकि ये ठोस होता है, जब ठोस में ठोस चीज को आप गर्म करोगे तो वाटर निकल गया, एक ठोस चीज बची Na2CO3। ठीक है, ये कैसा होता है? सॉलिड। ये कैसा होता है? लिक्विड निकल जाएगा, इसमें से जो बचा कुचा पानी होगा वो निकल जाएगा, और बाद में बाकी का सॉलिड फॉर्म में बच रह जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। सामान्यतः जो हाइपो उपयोग में किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, सिल्वर आयोडाइड, या सोडियम नाइट्रेट, या सिल्वर नाइट्रेट। सही आंसर क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, हाइपो के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप जो सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हो, ये सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हम हाइपो भी बोल देते हैं, हाइपो, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है, अपचित चांदी को, मतलब अपचित यहाँ पर वो नहीं, पचा नहीं रहे। अपचित मतलब जो चांदी होता है उसका अपचयन नहीं हुआ है अब तक, है ना। तो चांदी जो होता है, देखो अर्जेंटाइट का अपन उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में, है ना, फिक्सर के तौर पर। तो अपन क्या करते हैं, जो चांदी बच गई है, जिस चांदी का उपयोग नहीं हुआ है, उसको निकालने के लिए क्या हम सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं? ये आपसे पूछा गया है। नहीं। दूसरा ऑप्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नहीं। तीसरा, अपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलीय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, सही आंसर ये हो गया। देखो ये है विलियन। ठीक है, यहीं से आप देखो, ये है विलियन। और विलीय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में, यहां से आप आसानी से पकड़ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ये होगा आंसर, विलीय के रूप में सिल्वर के निकालते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोरो के रूप में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी और एंटी क्लोरो। एंटी क्लोरो मतलब क्या होता है? जो क्लोरीन के प्रभाव को खत्म करे। आप जानते हो कि जो क्लोरीन होता है Cl2, ये एक विरंजक का कार्य करता है। किस चीज का कार्य? विरंजक का। अगर ये Cl2 उसमें वर्क करेगा फोटो में, तो हो सकता है कि फोटो के कलर निकल जाए, फोटो धुंधली दिखे। इसलिए इसमें क्या किया जाता है? एंटी क्लोरो के रूप में उपयोग किया जाता है एक पदार्थ। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो वाला पदार्थ कौन सा है। क्रोम रेड नहीं, सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल सही। ठीक है, इसके अलावा ये तो है नहीं बाकी। अब देखो,
आपको लेकिन कुछ चीजें इसमें पढ़नी है, जैसे आपको क्रोम रेड का पता होना चाहिए। क्रोम रेड सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। क्रोम रेड, है ना? क्रोम रेड है तो क्रोम रेड का एक और नाम आता है जिसे हम बोल देते हैं लेड क्रोमेट। ठीक है, यही होता है क्रोम रेड जिसे हम बोलते हैं लेड क्रोमेट। और इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, PbO.CrPbO4, है ना? ये चीज है। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला याद करो ना करो, पर ये जरूर याद कर लेना कि लेड क्रोमेट को ही क्रोम रेड कहते हैं। इसके अलावा आता है, अब आता है कैलोमल। ठीक है, कैलोमल आप सभी को पता होगा कि Hg2Cl2 होता है कैलोमल, है ना? ये आप सभी जानते हो Hg2Cl2 होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कैलोमल। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो उपयोग होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो साइनाइड ग्रुप होता है, ये साइनाइड जिसमें भी Cn मिल जाएगा वो साइनाइड ग्रुप हो जाता है, और जिसमें भी NC मिलता है इस तरह से बना हो तो वो हो जाता है आइसोसाइनाइड। तो क्या करता है ये जो साइनाइड है ना, इस साइनाइड की विषाक्तता को खत्म करता है। क्या करता है? साइनाइड की विषाक्तता को खत्म करता है ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2, तो ये क्या करता है? ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है ना? क्या है ये? प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा एक और में इसका उपयोग किया जाता है विरंजक के रूप में। ठीक है, तेल से चित्रों को उभारने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायीकरण मतलब फिक्सर या डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फाइड? क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या होता है? सोडियम सल्फाइड। सॉरी, सोडियम सल्फाइड नहीं होगा, सोडियम थायोसल्फेट होगा। इसे ही तो हम बोल देते हैं हाइपो। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग में आने वाला वायु थैला मतलब एयर बैग। आपने देखा होगा कि जो सेफ्टी एयर बैग होते हैं, सेफ्टी एयर बैग कार में जो सेफ्टी एयरबैग होते हैं उनमें कोई चीज भरी रहती है जिससे कि नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि डायरेक्ट हवा आप भर नहीं सकते, है ना? कोई ऐसी चीज उन्हें डालनी होगी जो कि नुकसान ना पहुंचाए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा डालोगे क्या? नहीं। सोडियम एंजाइड, सोडियम नाइट्राइड या फिर सोडियम परऑक्साइड? क्या डालते हो इसमें? इसमें डालते हो आप सोडियम एंजाइड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, सोडियम एंजाइड डालते हो। ओके, देखो आपने इतना पढ़ा है तो मैं सोच रहा हूँ आप ये भी देखो कि जो सोडियम जो थायोसल्फेट होता है ना, उसका आप एक बार फॉर्मूला याद कर लो, है ना? सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, है ना? इसका फॉर्मूला आप याद कर लो तो आपके लिए भी अच्छा होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Na2H2O3। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, ये आप याद कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, काफी अच्छा होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड तथा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसे ही हम बोल देते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोल देते हैं इसे? टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं, या टेबल लवण बोल देते हैं। कई बार टेबल नमक लिखा हुआ आ ही गया है, तो ये क्या होता है? हैलाइड होते हैं। हैलाइड वो होते हैं जिनमें हैलोजन हो। ठीक है ना? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं तो उन्हें हम हैलाइड बोल देते हैं। सिल्वाइड क्या होते हैं? जिसमें सिल्वर हो। स्टे स्फेरेलाइट क्या होते हैं? स्फेरेलाइट। इसके बाद टैल्क होता है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैलाइड, क्योंकि इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन है मतलब ये एक तरह का हैलाइड है। क्या है ये? हैलाइट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मिलते हैं कल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।